Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the first topic which is mutual induction. Welcome to this lecture number 4. What is definition of mutual induction? In mutual induction we have actually a pair of coils और वो coils स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें क्लास जल्दी. Mutual induction is actually changing current in one coil produces current in another coil placed near it is called mutual induction. आइए इस बात को कुछ ऐसे समझ लेते हैं. सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सिलेंडर है जो कि कॉइल के कोर के तौर पे यूज होगा. अब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक कॉइल रैप की हुई है लाइक दिस. ये कॉइल रैप की हुई है. इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कह देते हैं. प्राइमरी कॉइल को फर्दर एक स्विच के साथ अटैच किया जाता है. उसके बाद एक बैटरी आ जाती है जी. और फिर यहाँ पे हम एक रियोस्टेट भी लगाते हैं लाइक दिस. फिर इस कॉइल के बिल्कुल सामने एक और इस तरह की कॉइल पड़ी होगी. उसका भी कोई कोर होगा, सिलेंड्रिकल कोर, जिसके ऊपर हम इसको वाउंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स. ये देखें मैं आप दूसरी कॉइल बना रहा हूँ लाइक दिस. इस कॉइल को हमने सिंपली गलवानोमीटर के साथ अटैच करना है. चूंकि इसके अंदर करंट ने पैदा होना है तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए गलवानोमीटर अटैच करेंगे. अब ज़रा देखिए, जैसे ही मैं ये प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन करूँगा, सेकेंड कॉइल को वैसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन होगा यानी प्राइमरी कॉइल में अब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. कुछ ये इस तरह फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में. और एज ए रिजल्ट इस प्राइमरी कॉइल का एक फील्ड पैदा होगा. उस फील्ड को हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं लाइक दिस. ये फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से भी पास हो रहा है डियर स्टूडेंट्स. अगर आप देखें, इट मींस अगर आप प्राइमरी कॉइल के फील्ड को चेंज करना शुरू कर दें तो ऑफ कोर्स सेकेंडरी कॉइल में फिर फ्लक्स चेंज होगा. और आपको पता है जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एज अ रिजल्ट एक करंट पैदा होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. सो अब हमने प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करना है. एक्चुअली प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी के करंट पे. चूँकि हमने चैप्टर 14 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसी करंट को चेंज करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स. अब करंट को चेंज किया जाता है रेजिस्टेंस की मदद से. ओम्स लॉ से हमें पता है I इज इक्वल टू V ओवर आर. और इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट, जो यहाँ पे ये रियोस्टेट लगा हुआ है. तो प्राइमरी कॉइल में अगर हम जो सर्किट लगाया है इसमें रियोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज करना शुरू कर दें, उससे करंट चेंज होगा. जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी जो सेकेंडरी में से पास कर रही है. एज अ रिजल्ट सेकेंडरी में एक चेंज इन फ्लक्स आएगा. और किसी भी कॉइल में जब चेंज इन फ्लक्स आए तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा होती है, उसमें एक करंट भी पैदा होगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. यानी मैं ये कह सकता हूँ, चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन अनदर कॉइल प्लेस नियर टू द फर्स्ट कॉइल. दिस phenomenon इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे डेरिवेशन की तरफ. डेरिवेशन इसकी बहुत सिंपल है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये लेट कर लूँ कि जो प्राइमरी की एक टर्न का फ्लक्स है, सॉरी इस टाइम हम सेकेंडरी की बात करेंगे. सेकेंडरी के अंदर क्योंकि इंडक्शन हो रही है, सो लेट कर लीजिए कि फाई एस इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न
ऑफ सेकेंडरी कॉइल, खाली सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल लिख लें, एक ही बात है। तो टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी में से गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एक टर्न का फ्लक्स अगर फाई एस है तो 2 टर्न्स का 2 फाई एस होगा, तो एन एस टर्न्स का कितना होगा? एन एस फाई एस। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज एक्चुअली एन एस फाई एस। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये पिछली डायग्राम पे देखिए, ये डिपेंड प्राइमरी के फील्ड पे कर रहा है। और प्राइमरी का फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड कर रहा है। सो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी में से गुजर रहा है, यानी एन एस फाई एस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि सेकेंडरी का अपना फ्लक्स कोई नहीं है, प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है। सो एन एस फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी आ गया। हियर वी पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, and this proportionality constant is known as mutual inductance, capital M. From here you can also find the relation for M as ns phi s over ip. Sorry, गला खराब है। अच्छा, ये एन एस फाई एस इक्वल टू एम आई पी को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसके बाद फर्दर आप जानते हो कहीं पे भी इंडक्शन हो रही है तो फैराडेज लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है कहीं पे भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है वहां कोई चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बाय फैराडेज लॉ E is given by minus n डेल्टा phi बाय डेल्टा t। सेकेंडरी कॉइल के लिए इसको मैं लिख लूंगा ई एस, और फाई के नीचे एन के नीचे भी एस आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और फाई के नीचे भी एस आ जाएगा। अगले स्टेप में आप इस एन एस को इस डेल्टा के अंदर ले जाइए, तो ये बनेगा ई एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन एस फाई एस ओवर डेल्टा डी। अब एन एस फाई एस की ये वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के आए हैं इक्वेशन 1 में, which is actually this MIP. So putting value of NS phi s from equation 1 in equation 2 या in the last equation, तो ये ES आ जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा MIP ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से ES की इक्वेशन बन गई, M को डेल्टा से बाहर ले आइए क्योंकि M कांस्टेंट है, माइनस M डेल्टा IP over delta T. This is the final equation for the EMF induced in the secondary coil in the phenomena of mutual induction. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला हमने बनाया है इसकी मदद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी हमने फार्मूला बनाया है, ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप जानते हैं नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ एक्सप्लेन करता है, यानी जब प्राइमरी का करंट बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंडरी में पैदा हो रही है वो उसको कम करना चाहेगी, और अगर प्राइमरी का करंट कम हो रहा होगा तो सेकेंडरी का ईएमएफ जो सेकेंडरी में पैदा हो रहा है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो लेंजेस लॉ एक्सप्लेन करता है। तो नेगेटिव को मैंने यहाँ पे इग्नोर करते हुए मुझे एक कांस्टेंट को डिफाइन करना था, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। कैपिटल एम यहाँ से आ गया ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल to the rate of change of current in the primary coil.
फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का डियर स्टूडेंट्स यूनिट आएगा। अब किसी भी चीज़ का यूनिट डिफाइन करना हो, मैंने बताया था जस्ट फार्मूला लिखना है और सारे यूनिट सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो इधर जो हमने लेफ्ट साइड पे m की वैल्यू लिखी थी ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, वैसे ही मैंने लिख ली। अब किसी भी दो पेयर ऑफ कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगी, हेनरी की सिंबल कैपिटल H होती है, जब आप प्राइमरी में अगर 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज करें और एज अ रिजल्ट सेकेंडरी में अगर 1 वोल्ट की EMF पैदा हो जाए, तो तब हम उन कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या कहेंगे? 1 हेनरी। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 1 वोल्ट सेकेंड per ampere. So the mutual inductance of a pair of coils would be 1 Henry if 1 volt EMF is produced in the secondary coil when the current in the primary coil is changing at the rate of 1 ampere per second. बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, इसी तरह सेल्फ इंडक्शन होता है। अब सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती है, तो इसकी डेफिनेशन होगी चेंजिंग करंट in one coil. Changing current in one coil produces current in itself. म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता था चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन अनदर कॉइल प्लेस नियर इट। वहाँ दो कॉइल्स होती थी। अगर अब हमारे पास एक ही कॉइल है तो ऑफ कोर्स एक ही कॉइल का अगर आप रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, करंट चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज करेंगे, तो ऑफ कोर्स उस एक कॉइल के अंदर भी सेल्फ इंडक्शन होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन इटसेल्फ। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की भी डेरिवेशन उसी तरह ही है जैसे हमने वहाँ पे सेकेंडरी की एक टर्न के फ्लक्स को फाई कहा था, फाई एस कहा था, तो टोटल उसका फ्लक्स आया था NS फाई एस। ओके, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का रोला नहीं है, तो यहाँ हम कहेंगे कि अगर हमारी सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल की एक टर्न का अगर फ्लक्स जो है वो फाई है, तो n टर्न्स का कितना होगा? N फाई होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल। यहाँ अब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाया था कांस्टेंट, यहाँ ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। दिस कैपिटल L इज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आप वही फैराडेज लॉ दोबारा लगाइए, बाय फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या होता है? एवरेज EMF इंड्यूस इन अ कॉइल हैविंग n टर्न्स इज गिवन बाय माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा t। अब इसमें आप n को इस डेल्टा के अंदर ले जाइए, तो नेक्स्ट स्टेप मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये E आ जाएगा जी माइनस डेल्टा n फाई ओवर डेल्टा t। अब यहाँ पे n फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस डेल्टा Li ओवर डेल्टा t। L को आप डेल्टा से बाहर ले आइए तो EMF आ गए यहाँ से माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा t। दिस इज डेल्टा I ओवर डेल्टा t। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में डेरिवेशन की थी वही बिल्कुल सिमिलर सेल्फ इंडक्शन में भी है। नेक्स्ट अब हम देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? L इज इक्वल टू E ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा t। फार्मूला इसका बनेगा यानी द रेशो ऑफ एवरेज EMF सेल्फ इंड्यूस EMF इंड्यूस इन अ कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी होता है जिसकी सिंबल कैपिटल H होती है, और इसका यूनिट भी वैसे ही डिफाइन होगा। पहले फार्मूला लिखेंगे E ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा t। अगर एक कॉइल में आप करंट चेंज करते हैं 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से और उसी कॉइल में सेम कॉइल में 1 वोल्ट का EMF पैदा हो जाता है, तो उस एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाएगी।
यानी इफ 1 volt of self-induced EMF is produced in a single coil when current is changing at the rate of 1 ampere per second in the same coil, then its self-inductance is said to be 1 Henry, dear students. नेक्स्ट अब मूव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की तरफ. डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली आपको याद होगा कि अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में ये बात पढ़ी है कि किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो तो एक इंडक्शन का अमल होता है. तो आइए इस बात को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू. सपोज कीजिए यहाँ हम एक कॉइल कंसिडर करते हैं. सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी कॉइल में करंट चेंज करने पर उसके अंदर एक सेल्फ इंडक्शन होती है. इसी बुनियाद पे उस कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं. तो वही कॉइल जिसको हम चैप्टर 14 में सोलिनॉइड कहते थे, वही कॉइल अब यहाँ पे चैप्टर 15 में उसका नाम पड़ गया जी इंडक्टर. अब इसको हमने एक स्विच के साथ अटैच किया जी, एक बैटरी आ गई और साथ में ये हमने कॉइल के साथ इसको जोड़ दिया. अब ज़रा देखिए, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस कॉइल का, जैसे ही इस सर्किट का स्विच ऑन होगा, ऑफ कोर्स जो करंट बैटरी डिलीवर करेगी उसका मैग्नीट्यूड 0 से I तक चेंज होगा. अगर इस बैटरी ने सपोज कर लीजिए 10 एम्पेयर करंट देना है इस कॉइल को, तो 0 से 10 एम्पेयर तक जाते हुए इसे वक्त लगेगा ना. उस वक्त के दौरान आप देखें क्या करंट बढ़ नहीं रहा. अगर करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है. और जब भी फ्लक्स चेंज होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है. एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है. अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये अपने कॉज को अपोज करती है, इसीलिए इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं. यहाँ बैकवर्ड का मतलब है ओपोजिशन, यानी यहाँ करंट बढ़ना चाह रहा होगा लेकिन ये बैक ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश कर रही होगी. इस बात को ज़रा एक एनालॉजिकल एग्जांपल से ज़रा समझिए डियर स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड से, अचानक से एक तूफान आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सपोज कीजिए उस तूफान को आपने बैलेंस करने के लिए आपको एक्सेलरेटर और ज़्यादा दबाना पड़ा है, तब आपने 100 की कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन की हुई है. अब ज़रा इमेजिन कीजिए इस तूफान में आपने जो अब 100 वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन की हुई है, क्या आप इसके लिए एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहे? तो जस्ट इमेजिन कि आपने 100 की वेलोसिटी उस तूफान के खिलाफ मेंटेन की हुई है, अचानक से वो तूफान ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? ज़रा सोचिए, क्या आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी नहीं? यानी वो एनर्जी उस तूफान के खिलाफ जो आप काम कर रहे थे वो उसके अंदर स्टोर था, जैसे ही तूफान ख़त्म होगा वो एनर्जी आपको फील होगी. तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ही एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो फ्लक्स में एक चेंज आता है. फ्लक्स में चेंज आने की वजह से एक बैक ईएमएफ का तूफान पैदा होता है जो करंट को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस तूफान के खिलाफ, उस बैक ईएमएफ के खिलाफ. इस किए गए काम को एक्चुअली चार्जेस अपने अंदर स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. So energy stored in an inductor can be defined as the amount of work done by the battery against the self-induced or back EMF is stored in the form of potential energy of charges, which is known as energy stored in an inductor. अब आइए हम फर्दर डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे जी. डेरिवेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी वर्क निकालना है. वर्क का फार्मूला आपको पता है, कई दफ़ा ये अप्लाई किया है. डेल्टा क्यू, किसी चार्ज की एनर्जी निकालनी हो तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस टाइम जिस पोटेंशियल डिफरेंस के ख़िलाफ़ काम हुआ है क्या वो बैक ईएमएफ नहीं है?
और ये बैक ईएमएफ एक्चुअली वही सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है जिसे हमने सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में अभी पढ़ा है। तो इट मीन्स इस केस में यहाँ चार्ज को अगर डेल्टा क्यू ले लिया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर आप बैक ईएमएफ ले लें, तो ये वो काम आ जाएगा जिस काम को बैटरी ने किया है इस बैक ईएमएफ के खिलाफ। अब यहाँ पे जो EL यानी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ है, इसका सेल्फ इंडक्शन से हम फॉर्मूला लेंगे L delta I over delta T, ignoring the negative sign. Put this value in this formula, so you will get delta Q into L delta I over delta T. अब आप अगर डेल्टा T को इसके नीचे लिख लीजिए, तो ये डेल्टा Q over डेल्टा T, this is actually average current, dear students. अब आप जानते हो यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। यहाँ अब हम कहेंगे वेयर जो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है ये एक एवरेज करंट है, और एवरेज करंट निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ आपको याद होगा पिछली स्क्रीन पर अगर मैं लेके चलूँ आपको, यहाँ मैंने कहा था कि करंट 0 से I चेंज हो रहा है, यानी करंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू I है। एवरेज वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दिस वुड बी I ओवर 2। इसके बाद जो चेंज इन करंट है वो क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इज I, इनिशियल वैल्यू इज 0, सो चेंज इन करंट इज 0। So putting values in equation 1, putting values in equation 1, हमारे पास एनर्जी आ गई W इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह पे आ जाएगा I ओवर 2, और साथ आएगा L, और डेल्टा I की जगह पे I आ गया, तो ये I से मल्टीप्लाई होकर I स्क्वायर हो जाएगा, सो इट बिकम्स 1/2 LI स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द फाइनल रिजल्ट फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी है ये इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है, तो फर्दर हम इसको अब इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, लेकिन स्टार्ट में ना हम वो एनर्जी का फार्मूला लिख देते हैं जो अभी हमने ड्राइव किया है 1/2 LI स्क्वायर। बल्कि उससे पहले यहाँ एक और स्टेप आएगा, ये जो बैटरी ने काम किया है यही पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है डियर स्टूडेंट्स, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं UM के साथ, कैपिटल UM। तो UM का फार्मूला आ गया 1/2 LI स्क्वायर। UM मतलब मैग्नेटिक एनर्जी आप इसे कह सकते हो। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ UM का फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, जिसको यूज़ करते हुए अब हम इस एनर्जी के फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रहे हैं। तो 1/2 LI स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन 3 थी। अब इसमें मुझे L की वैल्यू चाहिए और I की वैल्यू चाहिए। यहाँ L के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डराइव करने जा रहे हैं जो कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसमें यही फार्मूला मोस्टली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन के थ्रू N फाई इज इक्वल टू LI जानते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स L वैल्यू क्या आ जाएगी, N फाई ओवर I। फर्दर हम जानते हैं कि फाई होता है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, इसको हमने BA ले लिया, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू ले ली BA। फिर फर्दर हमें पता है कि किसी भी एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था म्यू नॉट N I होता है। ये यहाँ पे B की जगह पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू P की जगह पे म्यू नॉट N I एंड देन A ओवर I। ये I से कट हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस आ गई म्यू नॉट कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू A। अब आप जानते हो सोलिनॉइड में स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से आप कैपिटल N की अगर वैल्यू निकाल लीजिए,
ये स्मॉल n इंटू एल आएगी। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, n इंटू एल इंटू एन ए, तो ये स्मॉल n इंटू स्मॉल n, अब स्मॉल n का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जगह मेरे पास थोड़ी कम है, चलें इसको मैं यहाँ पे करके फिर बाद में रेस करके यहाँ एनर्जी डेंसिटी के लिए कर लेंगे। ये आ गया मेरे पास L की वैल्यू विच इज़ म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए, इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। तो आप देखें इक्वेशन 3 के लिए हमारे पास L की वैल्यू निकल गई है इक्वेशन 4 में। अब हम I की वैल्यू B के फॉर्मूला से लेंगे, B इज़ म्यू नॉट एन आई, यहाँ से I आएगा म्यू नॉट सॉरी B ओवर म्यू नॉट एन, B ओवर म्यू नॉट एन। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 4 से L की वैल्यू, इक्वेशन 5 से I की वैल्यू, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। तो अब आपके पास UM आएगा 1/2 L की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए, और I की वैल्यू ये है बेटे, इसका स्क्वायर कीजिए B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ यूं बन रहा है 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट L इंटू ए। एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर है, इसको हमने सेपरेट करके ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। नेक्स्ट मैं ये ज़रा आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मैं सेकंड पेज रेज करूँगा और एनर्जी डेंसिटी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। Okay, let's discuss now energy density. Energy density is defined as energy stored per unit volume. इसको डियर स्टूडेंट्स हम स्मॉल UM से जाहिर करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड अभी हमने निकाली है डैट वाज 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट L इंटू ए, और वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर भी क्या होता है L इंटू ए, क्योंकि कोई भी इंडक्टर कॉइल जो होती है वो सिलेंड्रिकल कॉइल होती है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है L इंटू ए। तो एल ए फैक्टर के साथ कट गया, एनर्जी डेंसिटी मेरे पास आ गई 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऐसा डिवाइस जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ऐसे डिवाइस को हम जनरेटर का नाम देते हैं। और ऐसा जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को पैदा करे उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या AC जनरेटर कहते हैं। सो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और पर्टिकुलरली ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करे उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑफ कोर्स फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसके अंदर एक इंड्यूस EMF पैदा होगी और वो इंड्यूस EMF एक करंट पैदा करेगी। अगर वो इंड्यूस EMF ऑल्टरनेटिंग होगी तो उससे पैदा होने वाला करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, और ऐसे जनरेटर को फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं।
सो एसी जनरेटर में एक्चुअली फ्लक्स चेंज किस तरीके से किया जाता है? एक्चुअली ये कॉइल को, जिसका कांस्टेंट एरिया होता है, उसे मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान फिक्स करके हम रोटेट करते हैं। क्या करते हैं जी? रोटेशन ऑफ कॉइल करते हैं। अब जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, एक करंट पैदा होता है। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे। अब सपोज कर लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स बना लेते हैं। सी दीज आर द मैग्नेटिक पोल्स, north and south. Say this is the north pole and this is the south pole, and there exists a uniform magnetic field in between these poles like this. अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हमने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के केस में भी एक सेंटर लाइन सबसे पहले बनाई थी, तो यहाँ भी अब एक सेंटर लाइन बनाइए जो कि हमारी कॉइल का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन शो करेगी। ये डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ मैं कॉइल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे रेड कलर से। अच्छा, कॉइल ड्रॉ करने से पहले आप ना यहाँ ऊपर दो रिंग्स बनाएंगे जो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेंट्रिक होंगे, याद रहे। ये सपोज कर लीजिए रिंग आर है और बिल्कुल इसी जैसा एक और रिंग आप उसके ऊपर बनाएंगे। इस रिंग को आप आर डैश कह दीजिए। इन रिंग्स के साथ फिर कार्बन ब्रशेस भी अटैच होते हैं, इस ब्रश को बी डैश कह दीजिए और एक ब्रश इधर भी लगा होता है, इसको आप बी कह दीजिए। इन ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल आउटपुट हम डिलीवर लेते हैं डियर स्टूडेंट। अब जो आपकी कॉइल होगी, सपोज इसको मैं येलो कलर से बनाता हूँ कॉइल को। अब कॉइल का एक एंड रिंग आर के साथ अटैच होगा लाइक दिस, और फिर ये एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल होगी लाइक दिस। इसकी जितनी मर्जी टर्न्स हो सकती हैं, फिलहाल हम यहाँ पे एक टर्न दिखा रहे हैं और एक टर्न कंप्लीट होने के बाद अब ये नीचे वाले रिंग के अंदर से पास होते हुए ऊपर वाले रिंग के साथ अटैच है। और ऑफ कोर्स इस कॉइल को घुमाने के लिए नीचे एक रॉड भी फिक्स किया गया है जिसको एक्चुअली हम घुमाएंगे बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देके। सपोज कीजिए इस रॉड को या इस कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। इस केस में आप चेक कीजिए, जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी वजह से अगर मैं पहले कॉइल की ये कॉर्नर्स को नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कलर अब हम ज़रा चेंज कर लें, ग्रीन कर लेते हैं। अब अगर ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इट मीन्स ये जो बीसी साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये अंदर की तरफ जा रही है। कलर ठीक नज़र नहीं आ रहा, जोड़ लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स ये डार्क ब्लू कलर मैंने लिया है, ब्लैक ही लग रहा है, ये ठीक है। ये साइड अंदर की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी v और ये वाली साइड बाहर की तरफ मूव कर रही है, तभी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना ऊपर से देखते हुए। क्यों डियर स्टूडेंट्स? अब ज़रा अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें कि अगर कोई साइड इस तरफ मूव कर रही है, कोई कंडक्टर अगर इस तरफ मूव कर रहा है अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ज़रा अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए तो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन या इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी बीसी साइड पे, वो डाउनवर्ड आएगी, ये फ्रॉम बी टू सी। फिर अगर आप डी ए साइड को देखो तो ये बाहर की तरफ आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब आप V क्रॉस B अगर करोगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स अपवर्ड आएगी, यानी डी ए साइड में करंट अपवर्ड पैदा होगा फ्रॉम डी टू ए।
अब रह गई साइड सी डी और ए बी, इनको मैं अलहदा से इधर समझाता हूँ। जो डियर स्टूडेंट्स ये जो ए बी साइड है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, फोर्स लग रही है इधर ऊपर या नीचे, क्या ये वाली मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? कभी भी नहीं। किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर लगे, जिसकी वजह से एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएं और दूसरे एंड पे नेगेटिव आ जाए, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिससे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सी डी साइड और ए बी साइड के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द साइड्स नहीं है, जिसकी वजह से ए बी साइड में और सी डी साइड में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। डीसी साइड में ईएमएफ पैदा होगा, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये एक साइड है, और डीए साइड में भी एक मोशनल ईएमएफ पैदा होगा। उन दोनों को जमा करेंगे हमारे पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो आइए मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ जो मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है, और अब हम डेरिवेशन की तरफ, वर्किंग की तरफ मूव करेंगे। तो वर्किंग में हमें सबसे पहले बात तो ये समझ आई, नंबर 1, द EMF induce in coil in the side BC and side DA या AD, इट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड VBL sin थीटा, क्योंकि दोनों साइड्स की लेंथ भी सेम है, फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, एंगल भी सेम है। और जो साइड्स ए बी हैं, अच्छा मैंने वहाँ डायग्राम में कैपिटल ABCD लिखा हुआ है, यहाँ मैंने स्मॉल लिख लिया। इसके लिए ना आप इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा इस बात को, लेकिन पेपर में ऑफ कोर्स ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा। अब जो ए बी साइड है और सी डी साइड है, इस पे ईएमएफ कोई पैदा नहीं होगा, जिसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। तो अब नेट ईएमएफ जो पैदा होगा, अब जो नेट ईएमएफ पैदा होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट वुड बी VBL sin थीटा प्लस VBL sin थीटा, दैट वुड बी 2 VBL sin थीटा। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक फार्मूला होता है। V की जगह आर ओमेगा पुट किया, चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे ओमेगा और 2RL को आपने ब्रैकेट में लिख लिया, E sin थीटा। 2RL एक्चुअली एरिया ऑफ द कॉइल है, 2RL। तो यहाँ से ये बन गया ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। ये EMF आया है एक टर्न के लिए। अगर मैं फॉर n टर्न्स ऑफ द कॉइल बात करूं तो मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेट EMF आ जाएगा n से मल्टीप्लाई होके n ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा, जिसे हम नवाब साइन थीटा भी कह सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह कम है, तो इसके लिए हम ब्लैक स्क्रीन पे चल जाते हैं और वहाँ जाकर इंड्यूस करंट का फार्मूला भी बनाते हैं। इंड्यूस करंट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन बाय इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जो अभी हमने निकाली है, दैट वाज नवाब साइन थीटा ओवर आर। अच्छा एक और बात फर्दर मूव करने से पहले, ये जो इंड्यूस ईएमएफ का अभी हमने फार्मूला बनाया था, दैट वाज नवाब साइन थीटा। अगर हम इस फार्मूला में थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दें तो ये ईएमएफ का जवाब मैक्सिमम आएगा, विच इज़ सिंपल नवाब, क्योंकि साइन 91 होता है। इसे हम पीक ईएमएफ कहते हैं, या मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो अब इस नवाब की जगह पे ऑफ कोर्स मैं ई नॉट लिख सकता हूँ, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें ये नवाब की जगह मैं ई नॉट लिख लूँ, तो ई का फार्मूला को ई नॉट साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। थीटा आगे ओमेगा डी के बराबर होता है और ओमेगा आगे फर्दर 2 पाई एफ के बराबर होता है। इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस इस तरह फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ भी आप इंड्यूस ईएमएफ का अगर ये वाला फार्मूला पुट करो, ई नॉट साइन थीटा,
ई नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो अब ये वाला पार्ट जो है ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बन गया आई नॉट साइन थीटा। फर्दर आप थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लेते हो, आपको पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसी को आप ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हो और एफ को 1 ओवर टी भी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। इस तरह वेरियस एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ induced current and induced EMF produced in an alternating current generator। अब इसे alternating क्यों कहते हैं, आइए ये बात अब हम नेक्स्ट ग्राफ में जाके समझेंगे। इस ग्राफ में एक्चुअली ग्राफ को बनाने के लिए मैं यहाँ वैल्यूज़ कुछ आपको पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए, टाइम की वैल्यू 0 ले लीजिए, फिर एक वैल्यू t/4 ले लीजिए, एक t/2 ले लीजिए, एक 3t/4 और एक t। अब जब टाइम 0 होगा एंगल की वैल्यू 0 होगी, तो ऑफ कोर्स इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला ई नॉट साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, और करंट का फार्मूला है आई नॉट साइन थीटा, साइन 0 भी 0 ही होता है जी। तो करंट की वैल्यू भी 0 है, ईएमएफ की वैल्यू भी 0 है। जब t/4 टाइम आएगा तो तब एंगल 90 पे चला जाएगा। 90 स्टेप्स करके आपने आगे जाना है। साइन 91 होता है, यहाँ ईएमएफ अपनी पॉजिटिव पीक पे होगी, करंट भी अपने पॉजिटिव पीक पे होगा। फिर t/2 टाइम गुजरने पर, यानी टोटल टाइम पीरियड का हाफ गुजरने पर, ये 180 फेज पे होगी कॉइल, और इस टाइम साइन 180 0 होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0 हो गई, करंट भी 0 हो गया। फिर 3t/4 पे 180 में 290 अगर ऐड करें तो ये 270 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 270 -1 होता है, यानी अब ये नेगेटिव पीक पर होगा ईएमएफ, और करंट भी नेगेटिव पीक वैल्यू पे होगा। और फिर एक और, अगर आप t/4 आगे मूव करके टोटल टाइम पीरियड t पे पहुंचेंगे तो इस टाइम पूरा 360 फेज पूरा हो चुका होगा, साइन 360 भी 0 होता है, सो करंट और ईएमएफ दोनों 0 हो गए। अब अगर आप ग्राफ बनाएं, ग्राफ को हम ज़रा डिफरेंट कलर से बनाते हैं, ब्लैक से जी। एक्स एक्सिस पे आप टाइम और फेजेस दोनों को शो कर सकते हो। से ये आपके पास t/4 टाइम है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये टाइम t है। t/4 पे π/2 फेज होता है, 90 को π/2 भी कहते हैं ना, 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 कहते हैं, 360 को 2π कहते हैं। आपको रेडियन में भी एंगल याद होने चाहिए, π/2, पाई, 3π/2 एंड देन 2π। अब अगर मैं y एक्सिस पे यहाँ पे ये कह दूँ ये इंड्यूस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है प्लस आई नॉट, तो ये होगी फिर माइनस आई नॉट डियर स्टूडेंट्स। अब 0 टाइम पे करंट की वैल्यू 0 है, पहला पॉइंट ये आ गया। t/4 टाइम पे वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो पॉइंट अगला ये आ गया। t/2 पे फिर 0 है, ये आ गया पॉइंट। फिर t/4 पे नेगेटिव मैक्सिमम है, तो ये नीचे वैल्यू जाएगी नेगेटिव साइड पे, ये आ गई। और कैपिटल टी या 2π फेज पे वैल्यू दोबारा 0 है। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपके सामने एक ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। So this graph is called alternating current, या यही ग्राफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी आएगा। इसमें आप देख सकते हो आधा साइकिल करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन है, बाकी आधा साइकिल करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इसका मतलब ये एक ऐसा करंट है जो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रही है मैग्नीट्यूड, फिर कम हो रही है, और साथ साथ डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहा है। हर आधे साइकिल बाद ये अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट कर रहा है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या कम करना, साइज में बड़ा करना, छोटा करना किसी चीज़ को, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को, सिंपल एसी लिख लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे करता ये वोल्टेज को भी है और करंट को भी है, लेकिन इसको डिफाइन करते हुए हम वोल्टेज के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एवी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, दैट इज सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक कॉइल होती है और उसमें करंट चेंज होने से उसका फ्लक्स भी चेंज होता है और उसके सामने पड़ी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसकी वजह से एक कॉइल में करंट चेंज होने पर दूसरी कॉइल में करंट पैदा होता है और इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इसमें एक सबसे पहले आप एक आयरन कोर बना लीजिए, एक रेक्टेंगुलर शेप में ये एक आयरन कोर है। आयरन एज अ कोर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम भी करता है और मैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली आयरन कोर। अब इस आयरन कोर के एक साइड पे हमने प्राइमरी कॉइल को लपेट देना है। ये आ गई प्राइमरी कॉइल और इसको जो भी वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग आप देंगे, दिस इज प्राइमरी कॉइल, ये हमारा इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। दिस इज इनपुट वोल्टेज। और चूंकि इसे प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं तो जो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आप प्राइमरी को फीड किया करेंगे उसे इनपुट वोल्टेज भी कहेंगे और वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस प्राइमरी में जो करंट हुआ करेगा उसे आईपी कहा करेंगे। अब इसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे एक और कॉइल रैप होती है और उसे हम डियर स्टूडेंट सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, लाइक दिस। अब सेकेंडरी कॉइल को हमने वोल्टेज नहीं देना होता। सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एक वोल्टेज खुद ही पैदा होगा और उसको हम वी एस का नाम देंगे डियर स्टूडेंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन सेकेंडरी कॉइल। और जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था वहाँ तो हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने के लिए रियोस्टेट लगाते थे, क्योंकि वहाँ बैटरी लगाई हुई थी, डीसी करंट था। डीसी करंट तभी चेंज होता है जब रेजिस्टेंस चेंज हो। लेकिन अभी हम एसी जनरेटर में पीछे पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक में कि हमने पढ़ा कि एसी जनरेटर में एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है ऑल्टरनेटली। तो जैसे ही आप प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट दोगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट ने तो खुद ही वक्त के साथ चेंज होना है और एज अ रिजल्ट सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होगा और एज अ रिजल्ट सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होगी। यानी आप एक कॉइल को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोगे और एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा। ये थी इसकी एक बेसिक सी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसे ही आप प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट देते हो, आईपी एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग है, तो अब ऑफ कोर्स प्राइमरी कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होगी जो इस करंट को कम करना चाहेगी और उसका फार्मूला आप जानते हो क्या होता है।
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब मैं कहूँगा कि प्राइमरी कॉइल में आपके अप्लाइड वोल्टेज को सेट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बैक ईएमएफ, तभी वो एक कांस्टेंट करंट, अपना एक एवरेज कांस्टेंट करंट मेंटेन कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो प्राइमरी का वोल्टेज है ये बराबर होना चाहिए बैक ईएमएफ के, बट विद ऑपोजिट पोलैरिटी। तो अगर बैक ईएमएफ के साथ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास वीपी का एक फॉर्मूला आ गया एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब यही फैराडेज लॉ अगर सेकेंडरी कॉइल पे भी लगाया जाए, सेकेंडरी कॉइल पे फैराडेज लॉ के मुताबिक वी एस आएगा एन एस डेल्टा फाई बाय डेल्टा डी। नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ। अब ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। अब एक बात आपने नोट की है डियर स्टूडेंट्स कि जब प्राइमरी कॉइल की बात की हमने फाई के नीचे पी नहीं लिखा, और जब सेकेंडरी कॉइल की बात की है फाई के नीचे पी नहीं लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कोर ऐसा डिज़ाइन किया है कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में आता है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में आता है, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में से गुजरना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। ओके, यानी जितना फ्लक्स का रेट है चेंज होने का इन प्राइमरी कॉइल वही सेम है सेकेंडरी में से। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स कपलिंग, मैक्सिमम फ्लक्स कपलिंग। यानी ट्रांसफार्मर कोर शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट all the flux that passes through the primary also passes through the secondary. Then it is possible that the rate of change of flux through the primary must be equal to rate of change of flux through the secondary. अब आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो आपके पास फार्मूला आएगा जी वी एस ओवर वी पी इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ओवर एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी टर्म कट जाएगी और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी एस ओवर वी पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। यानी वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू टर्न्स रेशो, यानी वोल्टेज in case of transformer is directly proportional to number of turns। यानी प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल्स में से जिस कॉइल की टर्न्स ज़्यादा होंगी वोल्टेज वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ टर्न्स कम होंगी वहाँ वोल्टेज कम रहेगा। सो दिस इज़ द वे, अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा करना होगा आप सेकेंडरी की टर्न ज़्यादा कर लोगे प्राइमरी से, अगर वोल्टेज को कम करना होगा तो सेकेंडरी की टर्न्स को प्राइमरी से कम कर लेंगे। और हाँ, कितने गुना ज़्यादा करना है या कितने गुना कम करना है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, वो डिसाइड करेंगे टर्न्स रेशो से, यानी द रेशो ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी हमने पढ़ा है वी एस ओवर वी पी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें एन एस ओवर एन पी इक्वल वी एस ओवर वी पी ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब सेकेंडरी की टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा हों। So such a transformer in which number of turns of secondary are greater than the number of turns of the primary, that type of transformer is called step up transformer. अब step down transformer में यही steps आप reverse कर दीजिए,
कि Vs over Vp equal Ns over Np, it should be less than 1। और इसका मतलब है कि इस टाइम सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और एज अ रिजल्ट, और ये तभी डियर स्टूडेंट्स पॉसिबल होगा जब सेकेंडरी की टर्न्स प्राइमरी से कम रखी जाएंगी। सो सच अ ट्रांसफॉर्मर in which number of turns of secondary is less than the number of turns of primary is known as a step down transformer। नेक्स्ट आगे आता है पावर इन ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल ट्रांसफार्मर, तो मैं कहूँगा जितनी इसकी आउटपुट पावर है उतनी ही इसकी इनपुट पावर है। अब आउटपुट का मतलब है ये मैं सेकेंडरी की पावर ले रहा हूँ, इनपुट का मतलब है मैं प्राइमरी की पावर ले रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो मैंने दोनों तरफ आई वी लिख लिया। सेकेंडरी की पावर जब ले रहे होगे तो करंट सेकेंडरी का आएगा, वोल्टेज भी सेकेंडरी का आएगा। जब प्राइमरी की पावर ले रहे हो तो करंट प्राइमरी का आएगा और वोल्टेज भी प्राइमरी का आएगा। यहाँ से साबित हुआ कि जो वोल्टेज रेशो है ये करंट रेशो की रिवर्स आ रही है डियर स्टूडेंट्स। यानी अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ करंट्स। यानी यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज का ताल्लुक टर्न्स के साथ डायरेक्ट होता है, लेकिन करंट के साथ इन्वर्स होता है जी। यानी जहाँ टर्न ज़्यादा होंगी वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा लेकिन करंट कम होगा, और जहाँ टर्न्स कम होंगी वहाँ वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ एसी। एक्चुअली पूरी दुनिया में बिजली भेजने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में हम एसी यूज़ करते हैं। वरना अगर आप 100-200 किलोमीटर दूर एक डीसी बैटरी से बिजली भेजने की कोशिश करेंगे तो बिजली रास्ते में शायद फोत हो जाएगी। एसी का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब हम इसको भेजते हैं तो ये ज़्यादा पावर लॉस दिए बगैर ट्रांसमिट हो जाती है आसानी से। अब इसकी वजह क्या है, आप जानते हो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो तो उसमें पावर लॉस का फार्मूला होता है I²R। तो अब पावर लॉस को मिनिमाइज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आर को कम कर लो, यानी मुल्क में जितनी तारें लगी हुई हैं ट्रांसमिशन के लिए सबको हटा के मोटी तारें लगा दो, लेकिन ये हाईली अनइकोनॉमिकल होगा, ये कोई इकोनॉमिकल बात नहीं होगी।